मेन जनसंख्या है वो खेती पे जो निर्भर है। उस समय हमारे घर पे 50-60 गायें भैंसें थी, बहुत बड़ी खेती थी और हम लोग उसी खेती में लग गए। गाय भैंसे चराने हम जाते थे कि भाई चलो आज तो आपको स्कूल नहीं जाना। भाई क्यों? कि ना कातिरो आई हो जो हमें स्कूल नहीं जानो, हमें क्या गारवण आई है जो स्कूल नहीं जानो। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से भाजपा से दावेदारी करने वाले आर.डी. चौधरी आज हमारे साथ हैं। आर.डी. चौधरी, पूरा नाम क्या है और आप और आपका परिवार का जो राजनीतिक जुड़ाव है वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में हम बताइए। मेरा पूरा नाम रामचंद्र दल्लाराम चौधरी है। मैं गांव सीकवाड़ा का रहने वाला हूं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और राजनीति के साथ में मैं 1985 से जुड़ा हुआ हूं। श्री चंपालाल जी मणोत जनसंघ के समय में जो जुड़े हुए अध्यक्ष थे, जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को राजनीति में जोड़ा और उसके बाद मैं कंटिन्यू राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरे दादाजी कम्मा जी कांग्रेसी जो पहले कहे जाते थे, वो जब पंचायती राज आया तो सर्वप्रथम सरपंच बने थे। उनके बाद में मेरे पिताजी भी सरपंच कंटिन्यू रहे। पार्टी के आदेश अनुसार हमने जिला परिषद और पंचायत समिति के भी चुनाव लड़े। तो राजनीति में हम लोग लगभग 85 के बाद कंटिन्यू हम लोग सक्रिय, और न केवल 85, मतलब कह सकते हैं कि हमारे 3 पीढ़ियों से हम लोग राजनीति में संपूर्ण सक्रिय है। जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, उसके बाद अब आपके ये दिमाग में कैसा आया कि मैं अब वापस राजनीति में उतरूँ? जैसा आपने बताया कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो राजनीति में लंबे समय से उनका जुड़ाव है और आपने ये जो पेशा चुना है सीए का, इसके बाद अब राजनीति की तरफ मूव कर रहे हैं, कैसे दिमाग में आया? वैसे देखा जाए तो राजनीति में अभी मैं मूव कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। मैं पहले से राजनीति के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन अब मेरी 61 साल की मेरी उम्र हो गई है। पैसे में जहाँ तक है, अभी मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय है, मैंने मेरे हिसाब से उसको आगे बढ़ाया है और वो अभी चल रहा है और वो एक कंसिस्टेंसी रूप में चलता रहे। तो मेरा ये इस समय सक्रिय रूप से मैं जालोर सिरोही क्षेत्र से पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ने के लिए तत्परता दिखा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं इसके लिए दावेदारी कर रहा हूँ पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए भाजपा से। यहाँ पहले से कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, खास करके उनके सामने आपका जो दावा है वो मजबूत कैसे है? आप अपने आप को कैसे मजबूत मानते हैं कि उनको काट के आपको प्राथमिकता दे पार्टी? सर्वप्रथम मैं सर्वसामान्य किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आज जालोर और सिरोही में 75%, जालोर में 80%, सिरोही में जो जनसंख्या है वो खेती से जुड़ी हुई है, किसान वर्ग परिवार से आते हैं। तो मैं मैं किसानों की समस्या को समझ सकता हूँ और मैं धरातल पे इतने समय से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जो लोकल समस्या है उससे मैं पहली बात तो वाकिफ़ हूँ। तो दूसरी बात, हमारी एक सामाजिक ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो समाज के जो वोट बैंक है उसमें भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व है। दूसरा, हम लोग ने आज दिन तक जो राजनीति की है, जैसे मैंने बताया जिला परिषद के चुनाव हमने लड़े, पंचायत समिति के लड़े, तो हमने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। तो उस पॉजिटिव पॉलिटिक्स के हिसाब से आज जो 36 कौमों में हमारा एक मान और सम्मान है और हमारे परिवार का भी मान सम्मान है, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि एक राजनीति में हम लोग आए। विशेष करके आपका जो जुड़ाव है, आप जैसा कह रहे हैं, और आपके परिवार का, वो शुरू से ही बीजेपी से रहा है? वैसे देखा जाए तो मेरे जो 1985 और उससे पहले की, जब मैं 1985 में जुड़ा, उससे पहले का जो परिवार, और न केवल हमारे यहाँ कांग्रेस का था, हमारे जो दादाजी थे कम्मा जी, वो कांग्रेसी के नाम से कहे जाते, लेकिन बाद में जो हम जब बीजेपी में 1985 को जुड़ गए तो हमारा पूरा झुकाव बीजेपी के प्रति रहा। तो उसके बाद में हम उसी धारा में
चल रहे हैं। आज जो हमारी विचारधारा है वो आज बीजेपी की विचारधारा है, आरएसएस के साथ हम जुड़े हुए हैं तो आरएसएस की विचारधारा है, तो हम कंटिन्यू उस विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं है। एक चीज़ यहाँ आम प्रचलन है, भाजपा से टिकट लाओ जीत पक्की है, खास करके जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? भाजपा से टिकट लाओ जीत पक्की है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। कुछ ऐसे काम हैं जो मोदी जी ने किए हैं, उससे आज लोगों का झुकाव मोदी जी के प्रति है। तो ये बात तो सही है कि अभी 500 साल पुराना राम मंदिर का जो कार्य था, प्राण प्रतिष्ठा का काम था, वो मोदी जी ने पूर्ण किया है, तो उसके लिए आस्था बढ़ी है, लोगों का झुकाव है। तो और जालोर के पीछे की भी यदि 2 बार के यदि परिणाम देखा जाए तो उस परिणाम 4 बार के परिणाम लगातार 4 बार के परिणाम देखे जाए तो उसको भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो एक लोगों के मन में ये जरूर भावना बनी है, मतलब एक भावना बनी है कि हाँ ये अब सीट पक्की भारतीय जनता पार्टी की है। और हम तो चाहते ही हैं और हम यही भावना कंटिन्यू लोगों में बनाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं कि ये सीट यस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जीतेगी और जीतेगी। और न केवल ये सीट की हम बात करें, हम तो राजस्थान की 2525 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये हमारा संकल्प है। एक चीज़ है, 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र की 8 सीट में से 2 सीट, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस सांचौर, ये गई थी। बाकी की 6 सीटें भाजपा के खाते में थी। लेकिन इस बार 4 सीट 3 सीट कांग्रेस और एक निर्दलीय भाजपा से छिटक गई है। ये बड़ा मुश्किल नहीं होगा इस बार? नहीं, जो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव ये दोनों अलग अलग विचारधारा के मत पे लड़े जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कि विधानसभा के चुनाव को लोकसभा की तरह देखा जाए। लोकसभा के चुनाव 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए, मतों की बात की जाए तो जगसी राम जी भी जो बहुत कम मतों से जीत हारे हैं, और इधर पूरा राम जी की बात करें तो बहुत कम मतों से हारे हैं। तो ये सब परिस्थितियों और उसका आकलन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता। क्या आपको एक दावा ये भी मजबूत लगता है कि यहाँ लगातार 4 बार से भाजपा जीत रही है, 3 बार से आप ही के चौधरी समाज से आने वाले देवजी पटेल लगातार जीत रहे हैं, आपके सामने वो भी एक विकल्प है, मजबूत विकल्प है। पार्टी आप पर विचार करेगी, आपको कितना विश्वास है? देखो, मैं आज ये तो दृढ़ संकल्प के साथ नहीं कह सकता कि पार्टी मुझे पे विश्वास करेगी। यदि पार्टी को लगे कि मैं एक अच्छा काम करूँ तो पार्टी मुझे चयनित करेगी, हाँ। लेकिन मेरे कार्यों का, मेरी पार्टी के लगाव का, कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर पार्टी मुझ पर विश्वास व्यक्त करेगी और मुझे टिकट देगी। देवजी पटेल के 3 कार्यकाल, 15 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, देवजी पटेल के जो भी कार्यकाल उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी, हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया है। जो उन्होंने किया 15 साल में, जो उनसे हो सका वो उन्होंने काम किया है। तो मैं देवजी भाई पटेल को 15 साल कार्य करने के लिए, उनके कार्यकाल के समय के, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप अगर आते हैं पार्टी मतलब आप पर विचार करती है, आपको मौका देती है, तो जालोर और सिरोही जो संसदीय क्षेत्र है, आपकी प्राथमिकता में यहाँ विकास के लिए क्या रहेगा? और अब तक आप क्या देखते हैं कि यहाँ इन चीज़ों का हो जाना चाहिए था, जबकि पिछली बार मतलब ये कांग्रेस सरकार थी, इससे पहले यहाँ भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार थी, और अब भी आ गई है। वैसे देखा जाए तो पिछले 5 सालों में, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई, तो जो 5 साल, ये हम 5 साल पिछड़ गए। हाँ, डबल इंजन की सरकार अब आ गई है, लेकिन जो पीछे जो हमने कार्यान्वित जो काम किए थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किए थे वो काम नहीं हो सके, तो उसकी गति हमारी धीमी पड़ गई थी, यस। लेकिन अब उन गति को बढ़ाया जाएगा और जो भी अधूरे काम रह गए हैं पीछे के, वो ज़रूर पूरा किए जाएंगे। जहाँ तक कामों का सवाल है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि जो हमारी मेन
जनसंख्या है वो खेती पे जो निर्भर है। तो यहाँ के जो उनके प्रश्न हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी का अहम मुद्दा है कि टाइमली लाइट कम आ रही है, पानी की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, पशुपालनों के लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ चैलेंज है, जो दूध का इनको प्रॉपर भाव नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसी समस्या है जिसका ज़रूर उनको आगे उनके निराकरण के लिए और उपाय खोजने की ज़रूरत है। यहाँ जालोर की खास करके बात करूँ, यहाँ 2 मुद्दे बड़े हैं। आपने जैसे किसानों की बात की, वो किसानों के हित के लिए ही है। एक माही का पानी है, दूसरा जवाई का पानी है। जवाई पुनर्भरण योजना अगर लागू होती है तो यहाँ जालोर और जालोर के किसानों को काफ़ी फायदा होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? माही की जो योजना है वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और उसके लिए हम लोग बार बार देख रहे हैं, उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। और जो हमारी जो मेन ज़रूरत है पानी की, ये योजना बनने से हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और किसानों को बहुत फ़ायदा हो सके। तो ये योजना को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो, हमारा तो यही सपना है। और सरकार इस चीज़ को भी टेकअप करे। अब ये 5 साल चले गए पीछे वाले, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, तो हम ये आशा रखते हैं कि ये हमारी सरकार इसको प्रायोरिटी पे लेगी और इसको क्रियान्वित करेगी। अक्सर पार्टियों में देखते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जिला स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, तो देखा ही जाता है अक्सर गुटबाजी काफ़ी नज़र आती है। आप यहाँ से निर्विवाद चेहरे लग रहे हैं। आपने जो दावेदारी की है, भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो बाकी गुट है उन सबको साथ लेके अपने लिए पैरवी कराएंगे? वैसे मैं पूरे एरिया में घुमा हूँ, मेरे लिए ऐसा कोई गुटबाजी जैसा मुझे नहीं लगा है। जहाँ तक जितने भी एमएलए हैं, सभी एमएलए का हमको बहुत अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष का बहुत अच्छा हमको सहयोग मिला है और मुझे आशा है मिलता रहेगा। आपके बारे में हमने सुना है कि आप शुरुआती आपकी बात करें, पहले पढ़ाई करके बीच में छोड़ दी थी, फिर वापस पढ़ाई की और आज सीए है। क्या वो दौर था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक बहुत लंबा इतिहास है। पहले मैं पढ़ने बैठा, मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो 6ठी तक मैंने पास की। उसके बाद में पिताजी राजनीति में आ गए, तो उसके साथ साथ मैंने भी स्कूल छोड़ दी। और मुझे उस समय ऐसा लगता था कि ये पढ़ना वास्तव में अच्छी बात नहीं है। उस समय हमारे घर पे 50-60 गायें भैंसें थी, बहुत बड़ी खेती थी और हम लोग उसी खेती में लग गए, गायें भैंसें चराने हम जाते थे। तो 2-3 साल जैसे मेरी उम्र बढ़ी तो काम को देखा हमने और पहले की लाइफ को देखा, तो हमको ऐसा लगा कि वो पहले वाली लाइफ, पढ़ाई शायद इससे अच्छा है। आप नहीं मानो, उस समय अभी तो ये गेहूं की जो खेती होती है उसमें गेरू पड़ता था, और जब हम गेहूं काटते थे, ग्वार की खेती करते थे, तब जो खाद लगती थी, गाय भैंसों में सुबह जाते थे, शाम को आते थे, पूरी रात हम खेत में पाणत करते थे, बराबर। और यहाँ तक भी कि मैंने पूरा कॉलेज किया, तब तक भी ऐसा था कि भाई चलो आज तो आपको स्कूल नहीं जाना। भाई क्यों? कि ना कातिरो आई हो जो हमें स्कूल नहीं जानो, हमें क्या गारवण आई है जो स्कूल नहीं जानो। तो साल में हमारे मतलब 150 दिन तो इसी में निकल जाते थे। तो ओवरऑल उसके बाद में मैंने पढ़ाई वापस 6ठी के बाद में लगा, और पिताजी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैं तो अब पढ़ूंगा। अच्छा तेरी इच्छा हो गई तो भाई तू पढ़। लेकिन अब मेरे लिए समस्या खड़ी हो गई थी। क्या समस्या कि मुझे आ भी आना बंद हो गया था 6ठी के बाद में। तो स्कूल में मैं गया तो स्कूल वालों ने मना कर दिया कि नहीं भाई अब आपको वापस हम भर्ती नहीं करेंगे, या तो आप पहली से भर्ती, मतलब पहली में तो आपकी उम्र हो गई, अब पहली में भी हो नहीं सकते। इसलिए तो मेरे पिताजी ने आश्वासन दिया प्रधानाचार्य को उस समय कि नहीं मैं उनको पढ़ाऊँगा, आप उनको एक बार ले लो। तो मैं 7वीं 8वीं में 2 साल मेहनत करने के बाद मैं पढ़ना लिखना वापस सीख गया, और उसके बाद मैं आगे बढ़ा। मैं एक सामान्य कैंडिडेट था, इतना मेरा मार्किंग ऊंचा नहीं था, उसके बावजूद भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पहुंचा। लेकिन मेरा विल पावर था कि मैं बन सकता हूं। मेरे को उस समय मेरे पास काउंसलिंग भी नहीं था, मेरे पास लोग कहने बताने वाले भी नहीं थे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन किसी से मुझे ये मालूम पड़ा कि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में की थी, इसलिए कॉमर्स में एक अच्छा कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये मुझे मालूम पड़ा। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए शुरू कर दिया,
और हमारे क्लास के 2-3 और मित्र थे, उन्होंने भी बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स हम भी कर रहे हैं, तो हमने बोला चलो मेरे को भी आप साथ में ले चलो। तो उस तरह से एक प्रेरणा के साथ में मैंने एक कोर्स किया। तो ज़िंदगी में सभी संघर्ष करके हम आज इस मुकाम तक पहुँचे। पूरी ग्राउंड लेवल से हम लोग उठे हुए हैं, और ग्राउंड लेवल हम जानते हैं, आज भी हम ग्राउंड लेवल को भूले नहीं हैं। आज भी हम हमारे घर पे गाय भैंसे रखते हैं, आज भी हमारे अनार की खेती है, अभी हमने 60-70 बीघा जीरे की बुआई की है। तो धरातल से हम आज भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं को एक क्या संदेश देंगे? यहाँ पे विशेष करके जैसे मैं मेरे गांव की बात करूं तो यहाँ से 100 से 150 हमारे यहाँ से बाहर बच्चे 8वीं 10वीं करके बाहर पढ़ाई करने के लिए चले गए। तो जो आज वो व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ यस वो कमा रहे हैं, लेकिन वही यदि उच्च शिक्षा में यदि जाते, एक अच्छी पढ़ाई करके यदि वो बिजनेस में लगते, तो आज वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ हमारे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सके, क्योंकि शिक्षा का अभी भी यहाँ पे फैसिलिटी अभी पनपी है। अभी प्राइवेट स्कूलें भी बन गई है नियरेस्ट। हमारे समय की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ बोर्ड भी जब था तो हम स्कूल भी मालवाड़ा में एग्ज़ाम भी देने जाते थे, यहाँ बोर्ड भी हमारा अवेलेबल नहीं था। तो अभी सुविधाएं बढ़ी है, तो उस सुविधा का पूरा लाभ दे। आज सरकार ने भी फैसिलिटियाँ दी है, उनका भी पूरा लाभ ले और अच्छी से अच्छी शिक्षा करे ताकि एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सके। आप गुजरात में भी काफ़ी समय से रहते हैं। अक्सर यहाँ जैसे डबल इंजन की अब सरकार हो गई है, लेकिन यहाँ राजस्थान में कहा जाता है कि गुजरात मॉडल अपनाना है। डेवलपमेंट को लेकर ही कहा जाता है, वहाँ विकास है, सड़कें हैं, पानी है, कई तरह की सुविधा है। तो कैसे देखते हैं राजस्थान में भी अगर क्या चीज़ की कमी है, क्या किया जाए उसमें ताकि राजस्थान भी एक गुजरात मॉडल बने? गुजरात मॉडल की बात करें, ये वास्तव में सही बात है। जो गुजरात में जो डेवलपमेंट, चौमुखी डेवलपमेंट हुआ है, वास्तव में इतना राजस्थान में नहीं हुआ है। यदि मैं ये कहूँ कि नहीं हुआ तो भारत, क्योंकि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, दूसरी बार जो प्लान कांग्रेस सरकार बनाती है, उसके बाद बीजेपी सरकार आती है, तो अपनी एक नीतियाँ होती है सरकार की, सरकार अपनी नीतियों से चल रही है, तो वो पूरे प्लांट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल हब जैसे हमारी जालोर की बात करें, यहाँ ग्रेनाइट का बहुत बड़ा हब है, तो भी आज जालोर की ग्रेनाइट्स के जो रेट मिल रहे हैं कंपेरेटिवली साउथ के रेट को आप कंपेयर कर लो, नहीं मिल रहे। क्यों? यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, इंसेंटिव्स वाइजेशन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है उनको प्रॉपरली। यदि आज यहाँ पे बहुत अच्छी मशीनें लगे, उनको व्यापारियों को अच्छी सब्सिडी दी जाए, टैक्स बेनिफिट्स दिए जाए, तो यहाँ पे अच्छे प्लांट लग सकते हैं और हम एक विकास की बात कह सकते हैं। तो ये थे आर.डी. चौधरी जी, जो भाजपा से लोकसभा के दावेदार हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका पार्टी देती है तो मैं जालोर सिरोही में खास करके किसान वर्ग के लिए काम करूंगा। जैसे पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, और भी कई क्षेत्र में काम करने के लिए इनके पास में जानकारी है और ये अगर आगे आते हैं तो उस पर ये काम करेंगे। दिलीप सिंह, DDT न्यूज़, जालोर।